दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट पे, जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों आज मैं ज्योग्राफी के अगले क्रम को लेकर आ रहा हूं और आज का क्रम है भाग 13 पार्ट 13। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि दक्षिण भारत में हम लोग इस समय पर्वत पठार तथा उच्च भूभाग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारी जो भाग 12 के रूप में जो वीडियो आपके बीच में गई हुई थी वह थी कर्नाटक के पठार और रायलसीमा के पठार के संबंध में। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात होगी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात होगी। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे वहां दो तट हैं दक्षिण भारत में, एक हम पश्चिमी तट कहते हैं और एक पूर्वी तट कहते हैं। पश्चिमी तट पे जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे हम पश्चिमी तट पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं और जो पूर्वी तट पर पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे पूर्वी तट पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये दोनों पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। मैं आपसे बात करूं कि पूरे भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो आप अनायास बताते हैं कि हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसी तरह से मैं बात कहूं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबी है। मैं आपको यहां दर्शा दूं कि पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है जो अरब सागर के तटों पर स्थित है। दोस्तों अरब सागर के तट पर जो स्थित है उसे पश्चिमी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट पर जो स्थित है उसे पूर्वी घाट कहते हैं। जहां पश्चिमी घाट की मैंने लंबाई 1600 किलोमीटर दर्शा रखा है, वहीं पूर्वी घाट की लंबाई में 1300 किलोमीटर दर्शा रहा हूं। दोस्तों ये 1300 किलोमीटर के साथ दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और ये 1600 किलोमीटर के साथ दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों जो मैं नदी आपको दर्शा रखा हूं ऊपर से उसका नाम है ताप्ती नदी, जो सतपुड़ा के दक्षिण से होकर बहती है। दोस्तों उसी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और तमिलनाडु में कन्याकुमारी अंतरिप तक यह श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है और उसी श्रृंखला को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। यही श्रृंखला दक्षिण भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दोस्तों अगर मैं पूर्वी घाट की बात करूं तो पूर्वी घाट में ये जो नदी आपको दर्शा रखा है वह महानदी है। महानदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक जो एक पर्वतों की श्रृंखला जो कहीं कहीं टूटी हुई नजर आ रही है, उन सबको मिलाकर हम बात करें तो उसकी लंबाई 1300 किलोमीटर होती है और 1300 किलोमीटर के साथ यह पूर्वी घाट भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है। जहां पश्चिमी घाट में कोई कटा फटा न होने के नाते यहाँ के तटों की गहराई काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह सबसे अधिक पाई जाती है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट से कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी इत्यादि नदियां उसके बीच से होकर निकलती हैं, इसलिए तटों को लंबा कर रखी हैं और वहां ज्यादा गहराई न होने के नाते यहाँ पे सामान्य तौर पर कृत्रिम बंदरगाह ही पाए जाते हैं। दोनों अपने जैव विविधताओं को लेकर भारत में प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और इस जैव विविधताओं को लेकर पश्चिमी घाट के एरिया को जैव विविधता का केंद्र के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा वन संपदा, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि खूब मात्रा में पाई जाती है। मैं इसको आपको बता दूं कि ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, यह मुख्य रूप से कितने राज्यों में विस्तृत है तो गुजरात के दक्षिणी सिरे से इसकी शुरुआत होती है, थोड़ी सी गुजरात राज्य में स्थित है, फिर ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, फिर गोवा में स्थित मानी जाती है, कर्नाटक में मानी जाती है, केरल में मानी जाती है और तमिलनाडु में मानी जाती है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात 6 राज्यों में यह विस्तृत पश्चिमी घाट की श्रृंखला दक्षिण भारत की सबसे लंबी श्रृंखला हो जाती है। दोस्तों पश्चिमी घाट के इस श्रृंखला को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तो यह दमन के पास से प्रारंभ होती है और ये गोवा तक आती है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं कोंकण क्षेत्र।
दोस्तों इसको कहते हैं कोंकण क्षेत्र। और गोवा से लेकर फिर ये मंगलोर तक आती है दोस्तों, यहाँ मैंने मंगलोर लिख रखा है, कर्नाटक में है, वहां तक के इस क्षेत्र को कहते हैं कन्नड़ क्षेत्र। दोस्तों ये कन्नड़ क्षेत्र पश्चिमी पश्चिमी घाट को, इस हिस्से को कन्नड़ क्षेत्र कहते हैं। और मंगलुरु से लेकर और कन्याकुमारी तक जो हम इसको देखते हैं लंबा तट के तौर पर, इसको कहते हैं मालाबार तट। दोस्तों यह मालाबार तट अपने आप में एक महत्वपूर्ण तट बनता है, जो खासकर केरल के संबंध में जुड़ा हुआ माना जाता है। उसी तरह से अगर पूर्वी घाट की बात किया जाए तो पूर्वी घाट कन्याकुमारी के क्षेत्रों से लेकर और कावेरी नदी के क्षेत्र तक है, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल। दोस्तों कोरोमंडल जब पूर्वी क्षेत्र में जिस हिस्से को दर्शाता है, उसी के विपरीत हिस्से को मालाबार क्षेत्र में केरल के तट की तरफ दर्शाया जाता है। अर्थात मालाबार का तट केरल से संबंध रखता है और कोरोमंडल तमिलनाडु से संबंध रखता है। इस दोनों पर मैक्सिमम बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी विशेषताओं को आगे भी बताया जाता रहेगा, लेकिन आज इस क्षेत्र को मैं सिर्फ दर्शा रहा हूं कि वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है और कहां पे पाया जाता है। फिर कावेरी के तट से लेकर और कृष्णा के तट तक। दोस्तों कावेरी से कृष्णा के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। और फिर यहीं एक गोदावरी है, और गोदावरी से लेकर और महानदी तक दोस्तों इसको कहते हैं उत्कल तट। दोस्तों ये उत्कल तट जो है कि खासकर उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन इसका विस्तार आंध्र प्रदेश तक हुआ है। दोस्तों उत्तरी सरकार तट का विस्तार आंध्र प्रदेश में है, और दोस्तों कोरोमंडल क्षेत्र का विस्तार तमिलनाडु क्षेत्र में माना जाता है। दोस्तों ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संबंध में सिर्फ आज मैंने आपको दर्शा रखा है, बता रखा है कि ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दो तटों पर पाई जाती है, दोनों ब्लॉक पर्वत के रूप में जानी जाती है, यह भ्रंश कगार के रूप में इसकी पहचान होती है। दोस्तों इसी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में आगे की वीडियो जरूर से आप देखें और डिटेल में जान पाएंगे कि इन दोनों घाटों से संबंधित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके भौगोलिक, मानसूनी और क्षेत्रीय विस्तार किस प्रकार से है। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करेंगे कि अगला वीडियो में जरूर आप जुड़ेंगे। हम आपसे जो भी कुछ आप इसके संबंध में जानना चाहते हैं कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके संबंध में जानकारी आपको निश्चित तौर पे दूंगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।